कर्नाटक राज्य में मैं जब पार्टी का अध्यक्ष था तब मेरा बहुत डिटेल दौरा हुआ है। हर जिला एक प्रकार से सांस्कृतिक रूप से न केवल कर्नाटक, पूरे भारत की धरोहर है। आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी ताकतों को रोकने के लिए 1857 से पहले भी कर्नाटक का बहुत बड़ा योगदान रहा है और कई ऐसी विभूतियां हैं जिन्होंने पूरे भारत के आजादी के आंदोलनकर्ताओं को प्रेरणा दी है। अभी धारवाड़ का शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो लंबी यात्रा में विराम स्थल, ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है। मलेनाडु क्षेत्र से मैदानी इलाकों में प्रवेश द्वार ये धारवाड़ अपना उस वक्त के यात्रियों के लिए आराम करने की और यहां पर पोज लेने की एक जगह बना हुआ था। और ये धारवाड़ जिला आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस के भूमि पूजन के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में और 2 कदम आगे बढ़कर कर्नाटक की शिक्षा में जो योगदान है देश में, उसको और 4 चांद लगाने का काम करेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मित्रों, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के लिए हमारे प्रहलाद जोशी बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरे पीछे पड़ गए थे कि धारवाड़ में ही ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। प्रामाणिकता से कहूं तो मैंने थोड़ा टालने का प्रयास भी किया। परसों मैंने कहा यार प्रहलाद, जमीन का कोई ठिकाना नहीं है, तो उन्होंने एक ही दिन में 60 एकड़ जमीन मुंबई सीज से अप्रूव कराकर दे दी, तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। मैं भारत सरकार की ओर से, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की ओर से श्री बसवराज मुंबई और प्रहलाद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी भूमि नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को देकर इसका 9वां कैंपस यहां पर खोलने का आज शुरुआत हुआ। मैंने रास्ते में मुख्यमंत्री जी को कहा है कैंपस तो जब खुलेगा तब खुलेगा, एक टेम्पररी कैंपस के लिए जगह दे दीजिए तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई बिल्डिंग के पहले ही शुरू हो जाए और जब बिल्डिंग बने तब तक ये बच्चे नौकरी कर कर इसके राजदूत बन गए हो। तो उसमें भी उन्होंने हाँ बोला है। मित्रों, हमारे देश में फॉरेंसिक साइंस का डिपार्टमेंट शुरू करने का यश भारतीय जनता पार्टी के नेता और एनडीए सरकार में भारत के गृह मंत्री श्रीमान अडवाणी जी को जाता है। 2002 में अडवाणी जी ने एक न्यायिक विज्ञान सेवा निर्देशालय डायरेक्टरेट की स्थापना की और इस विषय को फोकस करना शुरू किया। और उसी कालखंड में मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस वक्त मैं गुजरात का गृह मंत्री बना और वहां पर फॉरेंसिक साइंस के बारे में समग्र विश्व में सबसे अच्छी फॉरेंसिक साइंस लैब कहां बने, इसका इनिशिएटिव लेने की शुरुआत उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसके साथ मैं भी फॉलो अप करता था। उस वक्त भी जेएम व्यास हमारे डायरेक्टर थे और जब इसको बढ़ाने की शुरुआत की तब एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी कमी सामने आई। इंस्ट्रूमेंट तो आ सकते हैं, बिल्डिंग भी बन सकता है, लेबोरेटरी भी बन सकती है, मगर इसके लिए फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अगर एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं तो फॉरेंसिक साइंस का
जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में योगदान हम सोचते हैं उसको जमीन पर नहीं उतारा जा सकता। तब मोदी जी ने निर्णय किया कि गुजरात के अंदर गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई जाए, जो बच्चों को 12th के बाद ही सीधा फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करे, बीएससी, एमएससी, डॉक्टरेट और बाद में रिसर्च की सारी सुविधा फॉरेंसिक साइंस के हर क्षेत्र के अंदर हो। यूनिवर्सिटी बनी, परिणाम बहुत अच्छे आए। शुरू में तो यूनिवर्सिटी बहुत प्रसिद्ध नहीं थी, मगर पहली 5 बैच 100% बैच समाप्त होने के पहले ही उनको नौकरियां मिलने की शुरुआत हो गई और इस फील्ड के अंदर काफी विद्यार्थियों को इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अब विज्ञान के विद्यार्थी हो, बीएससी करो, एमएससी करो और बाद में फॉरेंसिक साइंस की ट्रेनिंग लो और 12th के बाद सीधा फॉरेंसिक साइंस के ही विद्यार्थी बनो। दोनों के बीच में मूलभूत अंतर आता है, क्योंकि आपके बेसिक्स फंडामेंटल साइंस ग्रेजुएट के फॉरेंसिक साइंस की दृष्टि से जब डाले जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, तो आगे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इस दृष्टि को जब मोदी जी यहां प्रधानमंत्री बने, 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब यहां पर भी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय स्तर पर भी बनाने का विचार आया और फिर से मेरा सौभाग्य है कि वहां पर भी मैं गृह मंत्री था, यहां पर भी मैं गृह मंत्री था और इसकी और आज नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसका 9वें कैंपस की आज भूमि पूजन और शिलान्यास भी हो चुका है। एनएफएसयू के इस परिसर के अंदर फॉरेंसिक साइंस के संबंधित विषय, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीएनए फॉरेंसिक, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरमेंट फॉरेंसिक्स, एग्रीकल्चर फॉरेंसिक्स, ये मुख्य रूप से एक्सपर्ट बनाने की तक पढ़ाई जाएगी। फॉरेंसिक साइंस का हर कैंपस अपने आप में फॉरेंसिक साइंस के सभी विधाओं का, सभी ब्रांचेस का हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान देगा, मगर सबके बीच में कुछ विषय को हमने आवंटित भी कर दी, जिससे वहां रिसर्च का काम होगा, वहां एक्सपर्ट बनाने का काम होगा और समग्र विश्व में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट्स अगर फॉरेंसिक साइंस में किसी एक देश के अंदर 5 साल के बाद होंगे, मैं बड़े विश्वास के साथ देश की जनता को कह सकता हूं, तो वो भारत में होंगे और कहीं पर नहीं। क्योंकि पूरे विश्व के अंदर फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी अपने आप में एक पहली यूनिक यूनिवर्सिटी है और इसकी शुरुआत हमने जो की है वो निश्चित रूप से पहली शुरुआत करने वाले संस्थानों को इसका जो फायदा मिलता है, ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को जरूर मिलेगा। मित्रों, क्राइम की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जाली नोट का कारोबार, हवाला ट्रांजैक्शन, बॉर्डर पर घुसपैठ, नारकोटिक्स, साइबर क्राइम, महिलाओं पर के अपराधी कई कदम पुलिस से आगे निकल गए थे और जब तक पुलिस अपराधी से 2 कदम आगे नहीं रहती, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम संभव ही नहीं। और अगर पुलिस को 2 कदम आगे रहना है तो इसकी पहली शर्त है कि दोषसिद्धि का प्रमाण, कन्विक्शन रेशियो को हमें बढ़ाना पड़ेगा। इस पर मैं बाद में आऊंगा, परंतु जब तक इन्वेस्टिगेशन का आधार साइंटिफिक न हो, इन्वेस्टिगेशन का आधार फॉरेंसिक साइंस के बेस पर न हो, आप कोर्ट के अंदर अपराधी को सजा नहीं दिला सकते। और अगर इसको करना है तो बहुत जरूरी है कि 6 साल और 6 साल से ज्यादा जिस अपराध में सजा है, वो सभी क्राइम सीन पर सबसे पहले फॉरेंसिक साइंस के ऑफिसर को। मैं जब से गृह मंत्री बना तब से पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को आग्रह करता हूं, डीजीपी कॉन्फ्रेंस में भी कहता हूं, मुझे आज आनंद है
कि दिल्ली के बाद कर्नाटक दूसरा राज्य बना है जिसने अर्बन एरिया के अंदर 6 साल से ज्यादा सजा वाले सभी क्राइम के अंदर फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट की विजिट को कंपलसरी कर दिया है। मुझे लगता है इससे क्राइम डिटेक्शन और सजा करने में ढेर सारा सुधार होगा। मित्रों, जब भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है तो विश्व भर से हमारी चुनौतियां भी बढ़ी, और हमारी चुनौतियां जब बढ़ती है तब हमने समझकर चलना चाहिए कि उसको चुनौतियों के अनुरूप हमने हमारे एक्सपर्ट्स भी तैयार करेंगे। मेरी दृष्टि से कानून और व्यवस्था के 3 हिस्से हैं। एक प्रैक्टिकल लॉ एंड ऑर्डर जो पुलिस का काम है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन जिसमें फॉरेंसिक साइंस का बहुत बड़ा रोल है, और फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना। फॉरेंसिक साइंस के जो एविडेंस है उसको हमारी न्याय प्रणाली में महत्व देना। तो अभी हम एविडेंस एक्ट भी बदलने जा रहे हैं। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलकर उसको वैज्ञानिक आधार पर सजा दिलाने की यंत्रणा के लिए और पुख्ता करेंगे, जिससे फॉरेंसिक साइंस के जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो क्रिमिनल को सजा दे सके। मित्रों, अब थर्ड डिग्री का जमाना नहीं रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के आधार पर ही हम जांच कर सकते हैं। विदेश के देशों में कनाडा जैसे देश का दोषसिद्धि मतलब कन्विक्शन का रेट 62%, इजराइल का 93%, इंग्लैंड का 80% और अमेरिका का 90%। उसके सामने हम 50% पर खड़े हैं। तो हम इसमें पीछे नहीं रह सकते। अगर भारत में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक करनी है तो हमें हमारा दोषसिद्धि का प्रमाण बढ़ाना पड़ेगा। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फॉरेंसिक साइंस के द्वारा हुआ इन्वेस्टिगेशन के साथ इंटीग्रेट करना होगा, और कुछ जघन्य अपराधों के लिए फॉरेंसिक साइंस की जांच को अनिवार्य करना होगा। अब फॉरेंसिक साइंस की जांच को पूरे देश भर में हर थाने में अनिवार्य करना है 6 साल से ज्यादा अपराधों के लिए, तो हर साल हमें 8 से 10 हजार फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट 9 साल तक चाहिए। और हमारी कैपेसिटी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनने के पहले गुजरात स्टेट फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की कैपेसिटी 500 है। तो ये हो ही नहीं सकता। अब देश के सभी राज्यों में धीरे धीरे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस खोलने के बाद 10,000 एक्सपर्ट हमें निश्चित मिलेंगे, जो आने वाले कई सालों तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने का देश की सेवा करेंगे। भारत सरकार ने फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में ढेर सारे इनिशिएटिव लिए हैं। हमने चंडीगढ़ में अत्याधुनिक डीएनए विश्लेषण लैब बनाया है। इसके साथ साथ पुणे सीएफएसएल को 62 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाया, गुवाहाटी सीएफएसएल को 50 करोड़ की लागत से, भोपाल सीएफएसएल को 53 करोड़ की लागत से, और कोलकाता सीएफएसएल का 88 करोड़ की लागत से अभी अपग्रेडेशन चालू है। मित्रों, एनएफएसयू ने पूरे देश भर के अंदर दिल्ली, भोपाल, गोवा, त्रिपुरा, पुणे, मणिपुर और गुवाहाटी, ये सब जगह कैंपस खुला है, और आज धारवाड़ के अंदर भी एक कैंपस की शुरुआत हो गई है, जो कर्नाटक के युवाओं को जॉब अपॉर्चुनिटी की दृष्टि से और समग्र कर्नाटक की जनता को क्राइम से बचाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए आशीर्वाद रूप होगी। इसका मुझे फायदा है, विश्वास है। ये फायदा जरूर कर्नाटक को मिलने वाला है। एनएफएसयू ने लगभग 70 से ज्यादा देश और विविध संगठनों के साथ 158 से ज्यादा एमओयू किया है, जिससे पूरी दुनिया के क्राइम की डिटेक्शन के अंदर एनएफएसयू सेवा कर सके। मित्रों, फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी बनी है, वो केवल बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं करती। ट्रेन मैन पावर
खड़ा करने का काम नहीं करती। फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी देश भर को वो असिस्ट करती। जैसे अभी मैंने 5 मोबाइल वैन देखे, तो कर्नाटक पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के साथ चर्चा कर कर वो उसको बनाए और एक ट्रेन मैन पावर का निर्माण करती है और टेक्नोलॉजी के उपयोग को इन्वेस्टिगेशन में बढ़ाती है और रिसर्च और डेवलपमेंट के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में भारत को दुनिया में सर्वप्रथम लाने के लिए भी एनएफएसयू काम कर रहा है। मित्रों, हमने अभी एक नफीस कर ऐप सार्वजनिक किया है जिससे लगभग 1.5 करोड़ फिंगरप्रिंट के डेटा है। सिर्फ सार्वजनिक करने के 3 महीने के अंदर 10,000 केस, जिसमें एक 22 साल पुराना था, 10,000 केस को तत्काल समाधान हुआ है। किसी भी पुलिस स्टेशन में अपराध होता है, आप नफीस पर चले जाओ, अपराधी कौन है उसका नाम वो तुरंत बता देता है। और इसको हम और स्ट्रेंथी करेंगे। इसके लिए सारे कैदियों के फिंगरप्रिंट्स को स्टोर करने का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंदर एक वैज्ञानिक व्यवस्था हमने किया है और उसको और स्ट्रेंथी कर हम करेंगे। मुझे विश्वास है कि कर्नाटक की तर्ज पर ही देश भर में फॉरेंसिक साइंस सेवाओं को महत्व दिया जाएगा। यहाँ पर 206 सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स एसओसीओ को अपॉइंट करने का काम मुख्यमंत्री जी ने किया है। मुख्यमंत्री जी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये इनिशिएटिव जो है आने वाले दिनों में कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में बहुत मदद करेगा। मित्रों, एनएफएसयू एक वन्य जीवन फॉरेंसिक उत्कृष्टता केंद्र भी कर्नाटक बेंगलुरु में बना रहा है, जिसको एनएसएफयू भी असिस्ट करना है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के अंदर भी भारत दुनिया में सर्वप्रथम हो, वो मोदी जी का लक्ष्य है। आज जब ये नया कैंपस शुरू हो रहा है, तब फॉरेंसिक साइंस इन्वेस्टिगेशन के प्रयोग में भारत में श्री हेमचंद्र बोस और अजीजुल हक, ये दोनों ने सबसे पहली शुरुआत की थी और 1897 में भारत में एक फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना हुई। मैं दोनों महानुभावों को याद कर उनको श्रद्धांजलि देता हूं और मुझे विश्वास है धारवाड़ में जो यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है वो धारवाड़ और समग्र उत्तर कर्नाटक के युवाओं के लिए बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी के द्वार तो खोलेगी ही खोलेगी, मगर समग्र कर्नाटक के लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में हमें मदद मिलेगी। मैं फिर से एक बार अंत में विशेषकर प्रहलाद जोशी और हमारे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जी को भूमि देने के लिए और सभी सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता।